तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिएगा और वीडियो को आपको कैसा लगता है कमेंट में बताइएगा। दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इससे पहले का वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर अपलोड है, जाके आप देख सकते हैं। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हम फिर से इससे पहले भी जो हो चुका है आप देख सकते हैं। अब हम करेंगे शुरुआत कैसे, फिजिक्स से। फिजिक्स करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद सबसे अंतिम में बायोलॉजी। तो हम फिजिक्स का हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है। अब देखिए ऑप्शन है आपके पास, अभिसरित किरण पुंज है, समांतर किरण पुंज है, अपसरित किरण पुंज है और इनमें से सभी। जो सूर्य से जो प्रकाश आता है वो मतलब सरल रेखा में भी आता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। लेकिन वहाँ से जो प्रकाश आता है तो हर प्रकाश एक दूसरे के समांतर होता है। कैसे होता है, एक दूसरे के समांतर होता है। तो बोलेंगे प्रकाश मतलब सूर्य से आने वाली प्रकाश एक दूसरे की क्या होती है, समांतर होती है। तो हम किसको टिक करेंगे, ऑप्शन बी को, समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब है। आपको बताना है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब को चुनना है। ऑप्शन ए आपके पास उल्टा एवं आवर्धित होता है। मतलब उत्तल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा एवं आवर्धित बनता है। देखिए उल्टा कब बनेगा, जब वास्तविक बनेगा तभी उल्टा बनेगा। यदि आभासी बनेगा तो हमेशा सीधा बनेगा। लेकिन उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण जिसमें कि हमेशा क्या बनता है, आभासी बनता है। जब आभासी बनेगा तो उसमें उल्टा तो बनेगा नहीं। तो उल्टा की वजह से इसमें बोल रहा है उल्टा एवं आवर्धित। उल्टा तो बनता है, उल्टा किसमें बनता है, जब वास्तविक बनेगा। लेकिन उत्तल में वास्तविक बनता ही नहीं, तो हमेशा उसमें क्या बनेगा, सीधा। ऑप्शन बी आपके पास सीधा एवं छोटा। हाँ, उत्तल दर्पण में हमेशा एक ऐसा छोटा प्रतिबिंब तो बनता है, इसलिए इसीलिए उसका यूज कहाँ करते हैं, तो साइड मिरर के रूप में करते हैं, क्योंकि उसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है और वह हर चीज का, हर वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाता है। छोटा भी बनाता है और सीधा भी बनाता है। क्योंकि हमेशा कौन सा बनाता है, तो आभासी बनाता है। और जब भी आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा। ठीक है, तो हम ऑप्शन बी को यहाँ से टिक कर सकते हैं। ठीक है, उतना आगे जाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है, निम्न में से दर्पण सूत्र कौन है। दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस में 1/u बराबर में 1/f। देखिए दर्पण सूत्र में उतना दिक्कत होगा नहीं कि किसी में प्लस है, तो उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं। लेकिन जब बात लेंस का आएगा तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पे माइनस होता है। माइनस में थोड़ा दिक्कत है, प्लस में भी रहेगा तो उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, लेकिन माइनस में वैसा नहीं होता है, तो उसको ध्यान में रखना है। तो दर्पण सूत्र क्या हो जाएगा, 1/v प्लस में 1/u बराबर 1/f। ठीक है, यदि वही लेंस रहता तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और एक फॉर्मूला और आपका रखना है कि f बराबर r/2। और एक और याद रखना है p इज इक्वल टू 1/f, पावर का फॉर्मूला होता है लेंस के लिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है। आपको बताया कि जब भी आभासी बनेगा तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, और जब वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। तो यहाँ बोल रहा है आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है, सीधा होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आभासी का बात किया है तो आभासी में क्या बनता है, सीधा। जब वास्तविक रहता है तो क्या बनता है, उल्टा। ठीक है, तो यहाँ हम आभासी है तो किसको टिक करेंगे, सीधा को। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें बोला, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब आपको पता है कि जब लेंस और दर्पण इसमें धनात्मक और ऋणात्मक हमेशा पूछा जाता है, किसका फोकस दूरी धनात्मक होता है, किसका ऋणात्मक। तो एक ही कॉन्सेप्ट वहाँ पे आता है, ग्राफ का नियम। यदि आपको ग्राफ का नियम है, जैसे ये ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे वाई एक्स रहता है, ऐसे एक्स है। इधर का जो भी एक्स रहेगा माइनस में, इधर का एक्स प्लस में, उधर का वाई जो रहेगा ऊपर का प्लस में, नीचे का वाई माइनस में। तो दर्पण कौन सा इसमें बोल रहा है, देखिए निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। फोकस दूरी धनात्मक किसका होगा, दर्पण की बात है ना। हाँ दर्पण, तो देखिए इस साइड का क्या होता है नेगेटिव, इस साइड का पॉजिटिव। तो फोकस दूरी धनात्मक किसका होगा, उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है किस साइड होता है, इस साइड। तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा। और अवतल दर्पण का फोकस दूरी किस साइड होता है, इस साइड होता है, उसको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक। तो उत्तल दर्पण कैसा, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, लेकिन अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि किसकी फोकस दूरी, ठीक है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन आपके पास उत्तल दर्पण,
समतल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताया कि यहाँ पे ग्राफ का नियम लागू होता है। यदि आप 10th में ग्राफ पढ़े होंगे और ग्राफ हर साल 5 नंबर में आता है तो उसको पढ़ना भी जरूरी है, तो पढ़ लीजिएगा। और वहीं से यदि आपका क्लियर है एक्स एक्स और वाई एक्स, यदि क्लियर है कि कौन पॉजिटिव में रहता है कौन नेगेटिव में रहता है, तो वहाँ से आप आराम से लेंस का याद करके आंसर बता सकते हो। ठीक है, तो हम किसको टिक करेंगे? उत्तल दर्पण को। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, कौन सा दर्पण बोल रहा है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी उसका कितना है, सॉरी उसका वक्रता त्रिज्या आपके पास दिया हुआ है, कितना है? वक्रता त्रिज्या है 32 सेंटीमीटर और पूछा क्या है? फोकस। तो 32 सेंटीमीटर यदि वक्रता त्रिज्या है तो एफ बराबर होता है r/2। ठीक है, तो यदि पे हम यहाँ पे फोकस निकालेंगे तो ऊपर में रखेंगे 32 और नीचे में रखेंगे 2, का कि एफ बराबर r/2 होता है, तो r की जगह पे रख देंगे हम 32 और नीचे में रख देंगे 2, तो कट के कितना आ जाएगा? 16 आएगा। अब यहाँ पे देखना है प्लस माइनस में भी ध्यान देना है। दर्पण कौन सा बोल रहा है? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है कैसा होता है? अभी ऊपर बताए थे कि धनात्मक होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण है तो हम किसके साथ जाएंगे? प्लस के 16 के साथ, ना कि माइनस के 16 के साथ। तो यहाँ पे देखिए प्लस का 16 कहाँ पे है? ऑप्शन ए है माइनस का 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में है प्लस का 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में है माइनस 16 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में है प्लस का 16 सेंटीमीटर। तो उत्तल दर्पण है तो इसलिए हम प्लस के साथ जाएंगे। हम किसको टिक करेंगे? प्लस का 16 सेंटीमीटर, हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है निम्न में से आवर्धक शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास इंग्लिश में इसको बोलते हैं, कौन है? जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, उसी को हम बोलते हैं आवर्धक शीशा, याद रखना। उत्तल दर्पण को आवर्धक शीशा बोलते हैं और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास। इंग्लिश में मैग्नीफाइंग ग्लास कभी इंग्लिश में होता है पर उसको हिंदी में ही लिख दिया जाता है। मैग्नीफाइंग ग्लास बोले या फिर आवर्धक शीशा, किसको बोलते हैं? उत्तल लेंस को। ठीक है, उत्तल लेंस, दर्पण नहीं, उत्तल लेंस याद रखना है। तो हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन, हाँ 8 नंबर का नहीं 7 नंबर का हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है आपके पास कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। तो ऐसा कौन सा लेंस है, हाँ लेंस की बात है, ऐसा कौन सा लेंस जिसमें कि आभासी भी बनता है और आभासी भी बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है। तो वो सिर्फ एक ही लेंस है, कौन सा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है। और दर्पण का बात करें तो अवतल दर्पण में क्या होता है? आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। और वास्तविक का आभासी का बनता है जब फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं। तो अवतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आभासी बनता है और सीधा बनता है। और वस्तु से क्या होता है? वस्तु से शायद छोटा या बड़ा, हम कन्फ्यूज है थोड़ा, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन उसमें भी आभासी, अवतल दर्पण में आभासी बनता है और उत्तल लेंस में आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। तो हम यहाँ पे किसको टिक करेंगे? उत्तल लेंस को, क्योंकि उसमें आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। देखिए वीडियो का लेंथ बड़ा हो सकता है, क्या कि इसमें कॉन्सेप्ट में हम क्लियर कर रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो वीडियो बोरिंग बोरिंग तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट है, तो उतना टेंशन नहीं लेना है कि वीडियो इतना बड़ा लेंथ जा रहा है। उससे कोई दिक्कत नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। थोड़ा टाइम लगेगा, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कहीं पे फंस नहीं सकते। तो उल्टा पुल्टा के क्वेश्चन में पूछेगा तो उससे दिक्कत आपको होगा नहीं, कहीं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो वहाँ पे कोई दिक्कत होगा ही नहीं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे? 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो दाढ़ी बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जहाँ पे वस्तु को कहाँ पर रखा जाता है, जहाँ पे हम लोग जो बैठते हैं तो P और F के बीच रखा जाता है, इसलिए वो हमें सीधा दिखाई पड़ता है, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है किसको? आदमी को, इसलिए उसका दाढ़ी बनाया जाता है। और उसमें क्या होता है कि छोटा छोटा भी दाढ़ी बड़ा आकार में दिखता है। ठीक है, अवतल दर्पण में। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि हमारा लास्ट है। ठीक है, बोल रहा है किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो यदि आप पढ़े हैं किसका अपवर्तन का नियम, देखिए परावर्तन के 2 नियम है। ठीक है, उसको याद रखना है, और अपवर्तन के भी 2 नियम है। तो अपवर्तन का जो सेकंड नियम है जिसको कि स्नेल का नियम बोलते हैं, ये भी पूछ देगा कि परावर्तन का दूसरा नियम को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। उसमें क्या बोलता है? साइन आई बटा साइन आर, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर क्या होता है? नियतांक होता है। तो वही बोल रहा है कि म्यू का मान क्या होता है? तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? साइन आई बट्टे साइन आर। ठीक है,
तो ऑप्शन हमारे पास बी में है, जो कि राइट है। और 2011 में पूछा गया है, 2021 में, 2023 में, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इससे पहले दाढ़ी वाला जो बताए थे, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। देखिए 2011 में, 2015 में, 2016 में, 2021 में और 2024 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन हम जो भी करवा रहे हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ना लगे कि आपको कि हम मजाक कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, तो उसको आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा तो आपको दिक्कत तो होगा ही नहीं, क्या है कि हम उसका